साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं पूर्वांचल राज्य। वीरान पड़ी ये मंडियां और दवा की दुकानें। निश्चित तौर पर आप देख रहे होंगे कि जो कफ सिरप कांड पूरे भारत में जिसको लेकर के एक बहुत बड़ा बवाल मचा है, यह वही जगह है वाराणसी का सबसागर दवा मंडी जहां से इसकी बुनियाद रखी गई। आपको बताते चलें कि जितने भी दवा का पूर्वांचल का सबसे बड़ी मंडी यह जाना जाता है और कई सारी कंपनियां, फार्मास्यूटिकल कंपनियां यहाँ पे काम करती हैं। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कफ सिरप को लेकर भूचाल मचा है, यह बड़ी ही भयावह स्थिति में है और वह पोह की स्थिति चल रही है। कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर कौन व्यक्ति है वह जो जिम्मेदार है और जिम्मेदार अभी तक कहां है और क्या इसमें इन्वॉल्व लोग जैसे ड्रग इंस्पेक्टर, सीएमओ और जहां से गाड़ियां पास करती थी, गुजरती थी, जो अनैतिक रूप से इस धंधे का संचालन किया जा रहा था, क्या एक दिन में इतना बड़ा कांड हो गया? बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। इस कांड को अंजाम देने के लिए बरसों लगे और इसमें एक लोग शामिल नहीं रहे, कई लोग शामिल रहे। काशी को बदनाम किया जा रहा है, व्यापारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। बनारस के व्यापारी भागे फिर रहे हैं, इस जाड़े की रात में अपने घर में नहीं है, उसकी कोई वजह तो होनी चाहिए। अपराध कहीं है और खोज आप कहीं रहे हैं। ये दवा न तो एनडीपीएस एक्ट में प्रतिबंधित है, आप फेंसिडिल इसका नाम है, न्यू फेंसिडिल के नाम से जानी जाती है। ये दवा न एनडीपीएस एक्ट में प्रोहिबिटेड है, न किसी के द्वारा अबाधित है, रोकी गई है। बनारस एक ऐसे भयावह सिचुएशन में है कि आप सोचकर भी समझ नहीं पा रहे होंगे कि आखिर इस तरह की घटनाक्रम के पीछे जिम्मेदार लोग और सरकार की जो नीयत है उस पर भी कई सारे सवाल हैं। ऐसे ही सवाल को लेकर के मैं उपस्थित हूं एक ऐसे नामचीन विधिक जानकार जिनका नाम पूरे भारतवर्ष में जाना जाता है और कहीं न कहीं सरकार भी सलाह लेने के लिए खोजती है। तो आप हमारे बहुत ही आदरणीय श्रीकांत जी हैं, श्रीनाथ जी, जिससे मैं बात करूंगा और कुछ सवाल हैं जिसका जवाब चाहूँगा कि क्या इस तरीके की चीज़ें जिस पर अंकुश लगना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। और जिस तरीके से बनारस में इन दिनों कफ सिरप कांड को लेकर के एक बवाल मचा है, यह केवल एक विफलता नहीं है, प्रशासनिक, राजनीतिक, इन दोनों का जो गठजोड़ देखने को मिल रहा है, जो तालमेल है, इसकी बहुत बड़ी लापरवाही और भयावह साजिश का ये मामला समझ में आता है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैंने इस प्रकरण के सारे दस्तावेजों को देखा और मुझे सिर्फ एक बात समझ में आई कि काशी को बदनाम किया जा रहा है, साथ ही साथ काशी के दवा व्यवसायियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, भया दोहन किया जा रहा है। मेरी समझ में नहीं आता, प्रशासन के पास, जिला प्रशासन के पास, पुलिस प्रशासन के पास, राज्य प्रशासन के पास एक लंबा चौड़ा सिस्टम है और वो यह भी नहीं समझ पाए कि इसमें क्राइम कहां है, अपराध कहीं है और खोज आप कहीं रहे हैं। यहां बात की जाए, अगर बनारस के जो व्यापारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, बनारस के व्यापारी भागे फिर रहे हैं, इस जाड़े की रात में अपने घर में नहीं है, उसकी कोई वजह तो होनी चाहिए। मैंने सारे पेपर दिया, मैंने अदालत में एक दरख्वास्त भी दी है जिसमें 10 लोगों के लिए मैंने रिपोर्ट मंगवाई है। उस रिपोर्ट को पढ़ करके आपको हास्यास्पद स्थिति पैदा होगी कि क्या प्रशासन को, जिला प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को ABCD भी नहीं आता। और मीडिया तो पागल हो गई। मीडिया को आसमान में दिखा दीजिए, मीडिया आसमान की तरफ उछलने लगेगी। मीडिया को इतनी फुर्सत नहीं है कि उसमें सच्चाई को जान ले, सच्चाई की जांच करे और जो सही हो उसको सही रखे, जो गलत हो उसको छोड़ दे। इस देश की मीडिया सरकारें बनाए बिगाड़े वो तो बात समझ में आती है, वो बिक गई है, वो अलग बात है। लेकिन इस देश की मीडिया आम जनमानस को, आम जनता को प्रताड़ित करे, काशी के सम्मान को चोट पहुंचावे, ठेस पहुंचावे, ये समझ के नहीं आती। मैंने जब देखा करीब से इन दस्तावेजों को, एक स्टॉकिस्ट से जो सुपर स्टॉकिस्ट है
जो एक रिनाउंड कंपनी का सुपर स्टॉकिस्ट है, उससे विधिक तरीके से दवाएं खरीदी। ये दवा न तो एनडीपीएस एक्ट में प्रतिबंधित है, आप फेंसिडिल इसका नाम है, न्यू फेंसिडिल के नाम से जानी जाती है। ये दवा न एनडीपीएस एक्ट में प्रोहिबिटेड है, न किसी के द्वारा अबाधित है, रोकी गई है। इस दवा को एवॉर्ड हेल्थ केयर नाम के एक नामचीन कंपनी जो हिंदुस्तान के बाहर से भी डील करती है वह बनाती है, और उसने एक सुपर स्टॉकिस्ट को दिया। सुपर स्टॉकिस्ट से 2 मिनट, सुपर स्टॉकिस्ट से नियमित लाइसेंसियों ने विधिक तरीके से ट्रांसपोर्ट के जरिए ऑनलाइन पेमेंट करके प्राप्त किया। सब लाइसेंसी है, सबकी दुकानें निर्धारित है, सबका सब स्थान निर्धारित है। ऐसी स्थिति में इसमें क्राइम कहां हुआ? सबसे गंभीर बात, आपने एक सवाल कहा, मीडिया पर भी आपने सवाल खड़ा किया। निश्चित तौर पर मीडिया का इस समय अपना एक टीम है जो वर्किंग क्राइटेरिया है, चूंकि संपादक डिसाइड करते हैं कि हमारा अखबार का जो हेडिंग होगा क्या होगा, हमारे अब खबर किस तरह मूव करेगी। आज जो है कहीं ना कहीं प्लांटेशन देखने को मिल रहा है, लेकिन सभी मीडिया एक तरीके के चाल चलते हैं, ऐसा कदापि नहीं है। लोग खोजबीन कर निकाल रहे हैं, उसी की वजह है कि आज जो सामने जो खुलकर ये चीज़ें आ रही हैं, ये मीडिया की ही देन है कि चीज़ें बाहर आ पा रही हैं। भारत को फार्मेसी का देश कहा जाता है, और जिस तरीके से दवाओं का इस तरीके से इतना बड़ा सिंडिकेट पूरे भारत में ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी फैला हुआ है, क्या कोई ये एक दिन में संभव हुआ? इसके पीछे कई लोग जिम्मेदार हैं, और कौन कौन जिम्मेदार है हम चाहेंगे खुलकर बोले, क्योंकि ड्रग इंस्पेक्टर के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, पुलिस प्रशासन के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, जो राजनीतिक लोगों के ऊपर गंभीर आरोप लगे। अमिताभ ठाकुर जैसा प्रशासनिक अधिकारी ने गंभीर आरोप लगाया, उत्तर प्रदेश डीजीपी को उन्होंने लिखित रूप से तहरीर दिया कि इन पर कार्रवाई किया जाना चाहिए, उस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। उस पर क्या मेरा कहना है, पहले थोड़ा सा हम अपनी इस बात पर कन्फाइन करेंगे। देखिए, मध्य प्रदेश में बच्चों की मृत्यु हुई, वो एक दवा अलग थी, वो एपिसोड अलग था। आम जनमानस में जो मीडिया कनेक्ट कर दे रहा है कि वही इशू यहां है, यह गलत है। आज सोशल मीडिया का महत्व इसलिए बढ़ गया है कि जो प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो बायस्ड हो चुकी है। इसीलिए सोशल मीडिया ने लगभग बराबर का उसका स्थान बना लिया है। अब लोग सोशल मीडिया ज्यादा देखना पसंद करते हैं, शायद सच्चाई उनको वहां मिल जाए। मेरा अपना मानना है कि मध्य प्रदेश की घटना से इसको जोड़ ही नहीं सकते। वो दवा अलग, वो इशू अलग, वो बातें अलग। ये एक दवा है फेंसिडिल, इसका मामला है, न्यू फेंसिडिल का मामला है। न्यू फेंसिडिल अगर कहीं से प्रतिबंधित हो, अगर उसका विक्रय प्रतिबंधित हो या उसका निर्माण प्रतिबंधित हो, तो आप उस कंपनी को पकड़िए जिसने निर्माण किया। जिसने बेचा उसका गुनाह क्या है? उसने अगर सही लाइसेंसी को न बेचा हो, सही ढंग से न बेचा हो, सही चीज न बेची हो, तो वो भी ड्रग एक्ट में आता है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में आता है, जिसमें खाली कंप्लेंट हो सकती है, इस्तगासा हो सकता है, गिरफ्तारी, अरेस्ट नहीं हो सकती। तो इसमें आईपीसी का ऑफेंस कहां बनता है, एनडीपीएस एक्ट का ऑफेंस कहां बनता है? जो मानक भारत सरकार के हैं, उसी के मानक के आधार पर ही दवा बनाई गई। किसी कंपनी ने यह रिपोर्ट नहीं दी, किसी एजेंसी ने यह रिपोर्ट नहीं दी कि मानक के विपरीत ये दवाएं थी। आज तक ये भी रिपोर्ट नहीं आई। पूरा बनारस का तबाह है। हमारे यहाँ सैकड़ों व्यवसायी आए थे, सारे व्यवसायी रात में अपने घर छोड़ के भागे हैं। इस ठंड के दिनों में यहाँ कहाँ घूम रहे हैं, उनका भयादोहन हो रहा है, उनसे उगाही की जा रही है, और भागे हुए लोगों से तबाही की स्थिति बनी हुई है। आखिरकार ये प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, मुख्यमंत्री महोदय इस इशू को देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में अब न्याय शासन की बात भी होगी, या मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया जिधर ले जाएगी उधर सब लोग चले जाएंगे और बाकी लोग आत्महत्या करने की स्थिति में आ जाएंगे। आपने आरोप लगाया प्रशासन के ऊपर कि इस तरीके से प्रशासन प्रताड़ित करिए व्यापारियों का, लेकिन अभी तक किसी व्यापारी द्वारा जिला प्रशासन या मुख्यालय पर कभी कोई आवेदन या मीडिया के सामने आकर कोई नहीं कहा कि नहीं हमारे को इस तरीके से पुलिस प्रशासन प्रताड़ित कर रही है। क्योंकि अभी 2 दिन पहले का ही यह बयान है कि इतने दुकानें पर छापेमारी हुई, ईडी ने एंट्री की है वहाँ पे, और बहुत सारी चीजें जो मिली है जो मानक के विपरीत थी, उन पर मुकदमा भी कायम किया गया। इस तरफ देखिए, मैं अन्य दवाओं की बात नहीं करता, आम घटनाओं की बात नहीं करता। जहां तक फेंसिडिल को लेकर के, न्यू फेंसिडिल को लेकर के हाय तुबा मचाई गई है और अखबारों में जिस तरह से न्यूज आ रही है, उनकी बात आज हो रही है, उसी को लेकर छापामारी। क्या बात की छापामारी? क्या ये प्रॉपर तरीके से नहीं ली गई कंपनी से? क्या ये प्रॉपर माध्यम से नहीं आई?
उन ट्रकों का निर्धारण बाकायदे होता है, जिन गाड़ियों से ये साधन आते हैं उन दवाओं का निर्धारण होता है, पर्चे हैं, सारे कागजात वैलिड हैं, एक भी कागज को आप अवैध नहीं कह पा रहे हैं। उसमें मानक भी आप जांच करा लीजिए केमिकल एनालिसिस से, उसमें कोई मानक का अलग से कोई कुछ नहीं है, तो फिर गिरफ्तारी के बाद कैसे? तो ये मान लिया जाए कि सिर्फ प्रोपेगेंडा है। कम से कम जो ये एपिसोड है इसको मीडिया अलग करके देखे, और प्रोपेगेंडा के अलावा कुछ है ही नहीं है, बल्कि भयादोहन जोड़ लीजिए इसमें। प्रशासन को और पुलिस को तो भयादोहन का कोई ना कोई माध्यम होना मिलना चाहिए, और शासन उनकी मदद कर दे तो भयादोहन और आसान हो जाता है। जिस तरीके से आज पूरे भारत में यह गहमा गहमी चर्चा का विषय बना हुआ है, कहीं ना कहीं लोगों के मन में भी है कि जो भारतीय दवाएं हैं उस पर भी लोगों का विश्वास कम हो रहा है। कि अभी अखिलेश यादव जैसा एक बड़ा चेहरा ने कहा कि आप जो है कफ सिरप का इस्तेमाल न करके घर में जो लहसुन प्याज आदि का इस्तेमाल करें और इससे अपनी सर्दी खांसी भगाएं। इस पर क्या कहना? देखिए, मेरा अपना कहना है कि जब तक केमिकल एनालिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक जो संबंधित व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, जो संबंधित विभाग हैं, या भारत सरकार है या उत्तर प्रदेश सरकार है, किसी दवा को अवैध घोषित न करे, जब तक उसके क्रय विक्रय पर प्रतिबंध न लगावे, किसी दवा को लेकर के आप कोई गिरफ्तारी नहीं कर सकते, किसी दवा को लेकर कोई रेड नहीं कर सकते। पहले उस पर प्रतिबंध लगाया जाता है, लगाने के बाद उसको अगर आप समझते हैं तो एनडीपीएस एक्ट की कोटी में डाल दीजिए, उस लिस्ट में डाल दीजिए। बिना उस लिस्ट में डाले हुए, बिना मानक के विपरीत पाए हुए एक अफरा तफरी का माहौल बनारस शहर में बना हुआ है। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, मुख्यमंत्री यहाँ अक्सर दौरा करते हैं, और व्यापारियों से ये सरकार बनाई गई है। वो व्यापारी घर छोड़ के भागे हुए तबाह है, त्रस्त हैं, और सरकारें उनका भयादोहन कर रही हैं। ये बात समझ के परे है। तो आप थे हमारे साथ बहुत ही सीनियर वकील, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी है। अब देखना यह होगा कि जिस तरीके से प्रोपेगेंडा प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक बहुत बड़ा मैटर को लेकर के, और ये केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत में हर राज्यों में मुख्य खबरों के रूप में सुर्खियां बन रही हैं, तो क्या इस पर कार्रवाई भी होता है या इसी तरीके के एपिसोड आगे संचालित होता रहेगा? इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।